हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि एग्ज़ाम किस प्रकार का आता है और आप किस प्रकार से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा रिपीट कोई भी क्वेश्चन आज तक नहीं हुआ होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादन किसने किया था। तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन फ्रॉबेल ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। तो देखिए संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं थॉर्न भाई साहब। तो ऑप्शन बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है संकलनात्मक परामर्श। तो ये होता है कि जो आपको एडवाइस दे दे और आपके एडवाइस लेने या ना लेने से उस पर कोई फर्क ना पड़े, मतलब उसने एडवाइस दे दी, आप लो या ना लो, उसको संकलनात्मक बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि छात्रों के अवांछनीय व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। अगर कोई क्लास में बच्चा अवांछनीय व्यवहार करता है, मिसबिहेव करता है, तो उसकी सबसे अच्छी विधि क्या है कि जिससे कि आप उसको एक्ट कर सको। तो सबसे पहले क्या है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि हम अवांछनीय व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे तथा उसके उपचारों का सुझाव देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिसलेक्सिया संबंधित है। तो देखिए डिसलेक्सिया जो है हमारा, ये पढ़ने संबंधी समस्याओं से संबंधित है। जिस बच्चे को पढ़ने में थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, जो बच्चा पढ़ना नहीं जानता, जिसको पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया होते हैं। अब देखिए इससे जुड़ी कुछ और हम टर्म्स को पढ़ लेते हैं कि कौन सी टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है। तो देखिए आपने पढ़ने संबंधी समस्याओं के लिए डिसलेक्सिया ऊपर देख ही लिया है। बाकी लेखन संबंधी समस्याओं के लिए हम डिस्ग्राफिया का यूज़ करते हैं। लेखन संबंधी समस्याओं के लिए डिस्ग्राफिया का यूज़ करते हैं। और गणितीय कौशल संबंधी समस्या के लिए हम डिस्कैलकुलिया का यूज़ करते हैं। अगर किसी को कि देखिए ऐसे रिलेट कर सकते हो आप, गणित की हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सभी कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया। उसके बाद मौखिक रूप से सीखने की अक्षमताओं को हम अफेंजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। अगर कोई बच्चा मौखिक रूप से समझता नहीं है, आप उसे समझाते हो और वो समझता नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम अफेंजिया कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम ध्यान रखना। हो सकता है कि अब की बार आपको इन तीनों में से कोई दे दे, क्योंकि डिसलेक्सिया वो पूछ लिया है, तो हो सकता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया या अल्फेंजिया आपको दे दें। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ब्रेन लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो ब्रेल लिपि, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किस के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में यूज़ किया जा सकते हैं। मतलब ब्रेल लिपि का आप लोगों को पता है ना, ब्रेल लिपि क्या होता है। तो क्योंकि ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों के लिए होता है। ब्रेल भाई साहब ने एक हमारी लिपि का आविष्कार किया था, जिससे कि आपके अंधे लोग उस चीज़ को देख सकें, उसमें पढ़ सकें। तो ब्रेल लिपि से आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो सर ये किसके लिए है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। देखिए इसमें एक और उसने हिंट दी है, टेप रिकॉर्डिंग। तो टेप रिकॉर्डिंग देखो, जो अंधा है वो सुन तो सकता ही है, तो वो टेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी सीख सकता है। तो इसका ऑप्शन बी दृष्टिबाधित विद्यार्थी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CWSN का अर्थ क्या है। तो फुल फॉर्म पूछी गई है, CWSN क्या होता है। तो देखिए CWSN का मतलब होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे जिनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो उनके लिए स्पेशल टीचर भी हायर किए जाते हैं और आपको पता है स्पेशल टीचर की वैकेंसी भी निकलती है। तो ऐसी टर्म ये आ जाती है, पूछ सकता है। तो CWSN का आपको अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो देखिए परामर्श का एक तत्व नहीं है हमारा वृत्तिक वृद्धि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए परामर्श का तत्व साक्षात्कार विश्वस संप्रेषण होता है, किंतु वृत्तिक वृद्धि इसमें सम्मिलित नहीं होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो ये जरूर पूछ सकता है, 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। तो आपको ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे, जो ब्यूरो ये स्थापित हुआ था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र देव। तो देखिए वो क्वेश्चन को आपको घुमा करके क्या पूछ सकता है, अब की बार पूछ सकता है। अब की बार उसने स्थान पूछा है, तो अब की बार पूछ सकता है कि उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव जी थे, या फिर मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी। तो 1942 के अंदर हुई थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, तो जो संबंध स्किनर का चूहों एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कॉलर का कैसे था। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, सबसे पहले इसमें कई क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट यहीं से बना दिया इसने कि जो स्किनर ने जो अपना डेमो दिया था, जो अपना व्यवहार का जो अ, सिद्धांत दिया था वो चूहों को दिया था, और थॉर्नडाइक ने किस पे दिया था, बिल्लियों पे। तो कॉलर ने वो किस पे दिया था, तो कॉलर ने वो दिया था वनमानुषों पे। ठीक है, किस पे दिया था, वनमानुषों पे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपकी बार आपसे कॉलर का पूछ सकता है इन दो का दे करके, अगली बार कॉलर का पूछा है तो अगली बार स्किनर का पूछ सकता है वो आपसे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो संबंध स्किनर का चूहों एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कॉलर का वनमानुषों से है। तो कॉलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए, कॉलर का जो सिद्धांत है इसका नाम भी पूछ सकता है, तो क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। तो ध्यान रखना, कॉलर किससे रिलेटेड है, वनमानुषों से, और स्किनर चूहों से, और थॉर्नडाइक बिल्लियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अधिगम का पठार है, तो अधिगम का पठार क्या है, तो देखिए अधिगम के में अवरुद्ध वर्धन। देखिए पठार का मतलब क्या होता है, कोई खड़ी चट्टान जो आपके लिए अवरुद्ध करे, तो इसीलिए अधिगम का पठार से आप समझ सकते हो कि उसके लिए क्या हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है, उसके कार्य में अवरोध प्रदान हो रहा है। तो देखिए अधिगम के पठार में अधिगम अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम का पठार कहते हैं। तो जिसमें आप करो, बच्चे को सिखाओ, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपको जीरो रिजल्ट दे रहा है, नगण्य रिजल्ट दे रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अधिगम का पठार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक जो हैं द स्किनर भाई साहब हैं। देखिए किताबें भी बहुत पूछी जाती हैं, शिक्षण विधियाँ भी बहुत पूछी जाती हैं, तो एक सेपरेट वीडियो हम किताबों पे और शिक्षण विधियों पे बिल्कुल लेकर के आएंगे। तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजर पुस्तक के जो लेखक हैं वो स्किनर महोदय हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो छात्रों का सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो अगर बच्चे सही व्यवहार करें, इसके प्रशिक्षण हेतु सबसे ज़रूरी क्या है, तो देखिए हमें अगर बच्चों से सही व्यवहार की उम्मीद रखनी है तो बच्चों का भी हमें सही व्यवहार प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के समक्ष आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया था। तो समस्या समाधान, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, देख लेते हैं, ये भी विजिबल नहीं है, ये भी, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है, ब्लैक को रहने देते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास। तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये भी एक रूल है जो दिया था। तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रतिपादित किया था, प्रस्तावित किया था हलवाई साहब ने। तो देखिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तुत किया था। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि के नाम से जाना जाता है। तो आपसे इसका अगर अदर नेम भी पूछ ले तो ध्यान रखना, हेल की जो सीखने की समस्या थी वो उसको हल की जो सीखने की समस्या थी तो उसको और किस नाम से जानते हैं, निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। देखिए कौन शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। देखिए ये तीनों हमारे रिलेटेड हैं, बस एक डेविड ह्यूम को छोड़ करके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो देखिए शिक्षण अधिगम का स्तर जो है हमारा वो दूरवर्ती स्तर नहीं है। ठीक है, बाकी ये हमारे शिक्षण के सभी स्तर हैं। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, तो स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और परावर्ती स्तर। तो आपसे पूछ सकता है कितने हो सकते हैं, 3, और हो सकता है आपकी बार इनमें से एक ऑप्शन दे दे और बाकी अलग दे दे तीनों को, तो आपसे सिलेक्शन के लिए पूछ सकता है कि कौन सा स्तर है। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर एवं परावर्ती स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। तो कौन सी शिक्षण जो है हमारी जनतांत्रिक नीति नहीं है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हाँ, तो क्वेश्चन हमारा 16 था,
तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण की नीति नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्यान विधि जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है हमारी, बाकी ये सभी जनतांत्रिक नीतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं जिससे कि आपको ये दिख जाए पूरा क्वेश्चन। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है? देखिए, समावेशी शिक्षा मतलब सभी को साथ लेकर के चलना, तो सतत प्रक्रिया है, यह उपरजित अवस्था या उत्पाद नहीं है, तो बिल्कुल सही है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने की प्रवृत्ति करती है, ये गलत है। विशेष छात्रा से नहीं, समावेशी का मतलब होता है हर किसी का, किसी के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो, कोई भी कमी हो, हम कमियों को दरकिनार करते हुए बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, यही हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा है। ध्यान रखना, बाकी दिव्यांग बच्चों के लिए भी होती है, विद्यार्थियों की क्षमताओं के लिए भी होती है, और समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि सभी का साथ लेकर के चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंत्यक्रिया का विश्लेषण प्रणाली से संबंध नहीं है? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये बन गया कि फ्लेंडर की जो प्रणाली है, विश्लेषण प्रणाली, उसको हम अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये ऑलरेडी बन चुका है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सी यानी कि अभिभावक कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से फ्लेंडर की जो अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली संबंध नहीं है, वो है अभिभावक का कथन। देखिए, बच्चे पर जो है सामाजिक अगर प्रभाव की बात की जाती है तो उसमें अभिभावक के कथन का प्रभाव आता, लेकिन शैक्षणिक विधि के अंदर अभिभावक के कथन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या है? तो देखिए, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई जो है वो है रूपग्राम। क्या है? रूपग्राम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूपग्राम जो है संभाषण की अर्थ की लघुतम इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20 पे तरफ चलते हैं। हम करके सीखते हैं, ये कथन किसने कहा था? तो देखिए, ये कथन कहा था हमारे डॉक्टर मेस ने। तो हम करके सीखते हैं, कथन किसका? डॉक्टर मेस का। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो देखिए, शिक्षण का स्तर हमारा स्मृति है, चिंतन है, बोध है, वर्णन नहीं है। तो देखिए, हम किसी चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ किताब पढ़ते रहिए और उस चीज़ का वर्णन करते रहिए तो और आप उस चीज़ को सीख जाओगे। नहीं, वर्णन से नहीं होता है, वो बोध से होता है, ठीक है। तो शिक्षण के 3 स्तर आपको याद रखने हैं। आपसे पूछे कि शिक्षण के कितने 3 स्तर हैं? तो ये है स्मृति, बोध और चिंतन। ये आपको ध्यान रखना है, आगे इनसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, शिक्षण की अंत्यक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो शिक्षण की जो अंत्यक्रिया है उसमें मुख्य क्रिया क्या होती है? तो देखिए, इसका ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्रिया, प्रतिक्रिया, निदान की और प्रत्यक्षीकरण, ये तीनों ही हमारी अवस्थाएं होती हैं, मुख्य संक्रिया होती हैं अवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के निबंधन को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब कोई काली चीज़ को देख करके डरने लगता है तो उसको हम उद्दीपक सामान्यकरण कहते हैं, कि वो एक पर्टिकुलर किसी चीज़ से नहीं डरता, मतलब वो कलर को देख करके डर रहा है। या फिर आप समझ सकते हो कि कई बार बच्चे को हम डरा भी देते हैं, अंधेरी चीज़ों से जाने से डरता है, तो वो किसके लिए? वो कालेपन के कारण डर रहा है, ना कि उन जीवों से डर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किस बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो देखिए, शिक्षण विधि का चयन करते समय हमें अभिभावक की कोई पृष्ठभूमि, अभी आपने आपको बताया था शिक्षण विधि में अभिभावक की क्या पृष्ठभूमि होगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभिभावक का शिक्षण से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सामाजिक जब हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तब अभिभावक उसमें आएगा। तो इसका ऑप्शन सी, अभिभावक का कोई भी रोल उसमें नहीं होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? देखिए, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। देखिए, जिज्ञासा की कमी होती है क्या बच्चों में? नहीं होती है। जिज्ञासा तो बहुत होती है बच्चों को, आप काम करने के लिए मना करो वही काम वो करेंगे। देखिए, अभिवृद्धि की स्थिरता ये होती है, सामूहिक प्रबलता ये भी होती है, ठीक है। और समूह और सहभागिता, बच्चों के साथ खेलना, ये भी होती है। बाकी जो इसने कहा कि जिज्ञासा कमी नहीं, नहीं, इसमें अगर ये देता जिज्ञासा तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाता। तो बच्चों के अंदर भरपूर जिज्ञासा होती है, आप लोग इसे जानते हो। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बाल्यावस्था की विशेषता ये है कि सामूहिक प्रवृत्ति में बच्चों को प्रबलता कराना, संग्रह प्रवृत्ति करना, रचनात्मक कार्य में रुचि करना, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता और जिज्ञासा की प्रबलता आदि इसका जो है सभी बच्चे के अंदर एक पाई जाती हैं।
किंतु जिज्ञासा की कमी नहीं होती, तो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सृजनात्मक प्रक्रिया से आपका अभिप्रेरण संबंध नहीं है। बाकी आयोजन करना, सृजनात्मक मतलब किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को अपनी तरफ से ऐड करना, किसी चीज़ में कुछ मॉडिफिकेशन करना बच्चों के अंदर होता है। जैसे देखा होगा ना कि रिमोट वाली गाड़ी को लेकर के सबसे पहले बच्चे उसे तोड़ करके उसकी मोटर निकालते हैं, तो उनके अंदर यही होता है कि इसके अंदर क्या है, उनके अंदर जिज्ञासा होती है और इसी जिज्ञासा में वो आयोजन करते हैं, उद्भावन करते हैं और प्रबोधन करते हैं। बाकी अभिप्रेरण इसका आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास की प्रथम चरण है? तो देखिए, बुद्धि के विकास का जो पहला चरण है वो है मानसिक विकास। ठीक है, तो मानसिक विकास बुद्धि और का जो है प्रथम चरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, सीखना एक तरह के व्यवहार का सीखना एक तरह का व्यवहार है। तो देखिए, सीखना एक प्रकार का संशोधनीय व्यवहार है। सीखना जो है संशोधनीय व्यवहार है, तो ये संशोधनीय व्यवहार के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन जो है अधिगम है। अगर कोई बच्चा कुछ नई चीज़ें सीखता है तो वो भी उसका सीखना है। अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को हम सीखने के अंदर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो स्किनर बॉक्स का जो प्रयोग है वो प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए? प्रसूत अनुबंधन के लिए ये किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिमापन के जो कुछ पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना। तो बुद्धिमापन के भाटिया परीक्षण में 5 उप परीक्षण हैं और वो 5 उप परीक्षण के नाम क्या क्या हैं? तो कोज ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट, पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट और इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ध्यान रखना, पहला है कोल ब्लैक डिज़ाइन, दूसरा है पास अलोंग टेस्ट, तीसरा है पैटर्न डिज़ाइन, चौथा है इमीडिएट मेमोरी, पांचवा है पिक्चर कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, ये हमने 30 क्वेश्चन आपके करा दिए हैं। एक बार इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, इसमें हमसे गलत टिक हो गया है। तो जो निम्न में से कौन सा बुद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है? तो बुद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है शारीरिक विकास। सबसे पहले शरीर का विकास होता है, उसके बाद बच्चे के अंदर जो है बुद्धि बढ़ती है, मतलब बुद्धि का विकास होने लगता है। तो शारीरिक विकास सबसे पहले, उसके बाद मानसिक विकास। चलिए, नेक्स्ट हमारा हिंदी से रिलेटेड। तो देखिए, इनमें से आपको पढ़ना है और पढ़ करके आंसर निकालने हैं। इतना टाइम है नहीं, तो इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ही आपको आंसर की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, देखिए, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, कॉमन सी जो आप लगा सकते हो। जैसे कि उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 31 में, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? तो पेड़ पौधे हमें जल नहीं देते हैं, बाकी ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं और हरियाली भी देते हैं। उसके बाद भाई, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? मतलब जब आपका पर्यावरण इम्बैलेंस हो जाता है, पर्यावरण में कुछ कमी आ जाती है, तो उसका प्रभाव क्या नहीं है? तो देखिए, पर्यावरण में असंतुलन के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो जाती है, ये भी ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों के बढ़ने का खतरा हो जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि और भूमि क्षरण की समस्या पैदा होती है, बिल्कुल ठीक है। और छायादार वृक्षों में फलों का नहीं लगना, भाई ये कोई कारण थोड़ी है पर्यावरण का, पर्यावरण असंतुलन के कारण थोड़ी होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद है कविता शिक्षण विधि है। तो देखिए, ये मत सोचिए कि सिर्फ वो आपसे अगर हिंदी का बोल रहा है तो हिंदी में सिर्फ वो आपसे हिंदी जी के पूछेगा या हिंदी के ग्रामर पूछेगा, नहीं, वो आपसे उसकी शिक्षण विधियाँ भी पूछ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन उसकी शिक्षण विधियों से ही संबंधित है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 है, कविता शिक्षण की विधि है। तो कविता जो है शिक्षण की अर्थबोध प्रणाली है, मतलब कविता में आप क्या करते हो, कविता में आप उसका अर्थ ही तो निकालते हो। तो कविता कैसी है? एक शिक्षण की अर्थबोध प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आपको देखना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए, यौवन और वार्धक्य यानी कि जवान और बूढ़ा, ये सही है। लोलुप और संतुष्ट, लोलुप का मतलब होता है जो इधर उधर भटकता है, जो संतुष्ट नहीं रहता किसी चीज़ से, तो उसका संतुष्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम बताते हैं आपको। तो इसका डायरेक्ट आंसर है विश्लेषण और विवेचन। विश्लेषण और विवेचन दोनों जो है समानार्थी शब्द हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो आपने सही का ही आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, आपसे पूछा है कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए, ये जो है आपसे पूछा है कि इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा
क्वेश्चन का जो वर्तनी है वो सही नहीं है। तो देखिए कृति और निकृष्ट पुरुष की वर्तनी जो है इसकी सही नहीं है। ठीक है, मतलब वो समानार्थी शब्द पूछ रहा है आपसे एक तरीके से। देखिए अन्यान्यन, अन्यान्यन का मतलब होता है और अन्योन्य मतलब परस्पर, और कृति मतलब होता है रचना, लेकिन कृति का मतलब निकृष्ट पुरुष नहीं होता है। ठीक है, जबकि निकृष्ट पुरुष का जो सबसे अच्छा अर्थ है वो होता है कृत्रिम, मतलब जो आपका एहसान माने उसको कहते हैं निकृष्ट पुरुष। उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थे, तो उसमें एक दोहा है, आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, मतलब एक मुहावरा है। तो मतलब कुछ काम करने के लिए आए थे और कुछ और काम में लग गए। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना। तो मतलब आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, तो मतलब किसी काम की सोच करके अनार कोई काम कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 37, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए वाक्य और उसके भेद से संबंधित जो है हमारे पास, देखिए सरल वाक्य में बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, ये सरल वाक्य है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, तो आपको पता है। मिश्र वाक्य में जो जिसका, ये सभी संबंधित शब्द आते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो सेंटेंस है वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तीसरा है, नेताजी ने भाषण दिया और चला गया, ये संयुक्त स्वर है, क्योंकि और, अथवा, तथा ये सभी किसके अंदर आते हैं, संयुक्त के अंदर आते हैं। तो बाकी ऊपर ये तीन सही है हमारे पास। उसके बाद ये ही गलत हो जाएगा। देखिए क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी गई और सोफिया आई, तो और किसके लिए आता, अभी बताया आपको, संयुक्त वाक्य के लिए, जो जोड़ने के लिए। ठीक है, लक्ष्मी गई और ना ही, तो ये इसमें आंसर क्या दे रखा है, इसने सरल वाक्य दे रखा है, लेकिन होना चाहिए था संयुक्त वाक्य। तो आप थोड़ा सा ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो। मैं आपको सरल संयुक्त के बात देता हूँ। तो संयुक्त और मिश्र वाक्य के बीच में अंतर बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो बहुत छोटे से तरीके से हम आपको बताएंगे। तो देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है, तो मिश्र वाक्य वो होता है जिसमें सेंटेंस एक दूसरे से क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। मतलब पहले सेंटेंस का बिना दूसरे सेंटेंस के अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए जो प्रथम आएगा, अब इससे क्या प्रथम आएगा, क्या पता चल रहा होगा कौन प्रथम आएगा? ठीक है, क्या होगा उसके साथ? तो जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। तो ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है, कि पुरस्कार वह पाएगा जो प्रथम आएगा, या फिर ऐसा लगा लो प्रथम जो आएगा वो पुरस्कार पाएगा। अब संयुक्त क्या होता है, संयुक्त के अंदर और अथवा आते हैं। इसमें पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे से फ्री होता है, कोई रिलेशन नहीं होती उसके बीच में। देखिए जैसे कि नेता ने भाषण दिया, बस नेता ने भाषण दिया तो दे दिया उसने, अब क्या किया उसने, कुछ पूछने वाली बात है उसमें नहीं। और चला गया, आप चल दिए, तो आपसे कोई क्वेश्चन थोड़ी कर सकता है भाई। ठीक है, मतलब ये दोनों अलग अलग है ना। नेताजी ने भाषण दिया, वो हो सकता है वो बैठ भी सकते थे वो, तो उसने बताया चल दिए हैं। ठीक है, तो इसका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं बनता। और सरल वाक्य हमारा सरल होता है जिसमें जिसका जिसको कुछ नहीं आए, नॉर्मल एक आसान भाषा में राम सीता घर जाते हैं या कुछ ऐसा आपका आ जाए, तो ध्यान रखना। और अथवा ये सभी हमारे संयुक्त में आते हैं, जिसका जिसकी जैसे जो, वो हमारे मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में संबंधित जोड़ा कौन सा गलत है? तो संबंधित जोड़ा में गलत बताता है। देखिए देखिए जिसका इलाज कठिन हो तो उसको हम कहते हैं दुसाध्य, ये बिल्कुल ठीक है। जो मनुष्य से दूर हो, अमनुष्यिक, वो भी ठीक है, मनुष्य से दूर रहने वाला। जो कम खर्च करता हो वो अपव्यय नहीं होता, वो होता है मितव्ययी। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी वर्ड आपका कई बार पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखना। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है जो इतिहास लिखे जाने से पूर्व युग का हो, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, जब तक लिखने की कोई व्यवस्था ना रही हो। उसके बाद है हमारे पास विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए विराम चिन्ह की दृष्टि से, नहीं कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, देखिए इसमें इसको नहीं के बाद ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना चाहिए था। बाकी सभी सही हैं, तो उसका हमसे गलत ही पूछा था, तो कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यही इसका आंसर भी रहेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा नीचे, नहीं के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना चाहिए। कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, अतः रामचंद्र की दृष्टि से ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट है लोकोक्ति पूछा है। ठीक है, लोकोक्ति तो आपको पता ही होंगे। देखिए ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओस चाटने से प्यास थोड़ी बुझती है, अगर आपको प्यास बुझानी है तो आपको बड़ा काम करना पड़ेगा, मतलब आपको बहुत हैवी पानी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कढ़ाई से गिरा गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूट कर, कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में पड़ा, मतलब कढ़ाई से बच गया, चूल्हे में गिर गया, जल गया, तो एक आपत्ति से छुटकारा दूसरी में पड़ना, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद है घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, तो
मतलब ये कह रहा है कि आप खर्चा करते हो घी खाने का, मतलब घी बहुत महंगी चीज़ है आज के टाइम में, तो बहुत, ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है कि घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो। तो इसमें क्या है कि खर्चा इतना करो कि जिसमें इज्जत बनी रहे। उसके बाद है काठ की हांडी बार बार चूल्हे नहीं चढ़ती। तो देखिए काठ की हांडी बार बार जल जाती है, नहीं गलत है, ऐसा कोई रिलेटेड नहीं है। तो काठ की हांडी का मतलब होता है कि झूठ सिर्फ एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता, धोखेबाजी एक बार चलती है। क्वेश्चन नंबर 41 है चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए चिरंतन का विलोम होगा नस्वर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। तो देखिए गलत बताना है तो ऑप्शन बी डायरेक्ट आंसर बताते हैं हमको, ऑप्शन बी रास्ता नापना यानी कि आकलन करना। आकलन करना नहीं होता, रास्ता नापना मतलब अपनी जगह पे वापस जाना, अपनी जगह को देख लेना, ये होता है। ठीक है, चले जाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये तो आप बोलते हुए ना रास्ता नाप ले यहाँ से, चल मतलब चलता हुआ। उसके बाद लोकोक्ति और उसके जोड़े में कौन सा गलत है। तो देखिए गलत क्या हो जाएगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपना दोष न मानकर दूसरों को काम करना, ये सही है। आँख का अंधा नाम नैनसुख, मतलब प्रतिकूल कार्य, आँख आँख है नहीं और फिर भी नाम क्या रख लिया नैनसुख, तो नाम के प्रतिकूल काम, नाम जैसा नाम है उससे उल्टा काम। अकल बढ़िया भैंस, तो मतलब बुद्धि की अपेक्षा शक्तिशाली होती है, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, तो मतलब अकल बढ़िया भैंस। तो हम अकल के कारण ही तो भैंस को आज बंदी बनाए हुए हैं, ठीक है, उससे दूध वगैरह लेते हैं। तो चलिए ये टॉपिक नहीं है। ऑप्शन डी आ बैल मुझे मारना, मतलब बैल को मारना नहीं, आ बैल मुझे मार मतलब विपत्ति में पड़ना, खामखा की विपत्ति में पड़ना, मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट है उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उद्डयन इसका संधि विच्छेद होगा, और ये हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको एक बार देख लेने, हम बना देंगे इसकी वीडियो भी। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करेंगे तो सुसुप्त नहीं होता, सुसुप्त में ये गलत है। बाकी सभी ऑप्शन बी इसमें दृष्टा ही हमारा सही है, बाकी सभी क्या है इसके अंदर गलत है। तो एक बार देख लेना, वो वैसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए सुसुप्त को हम लिखते हैं सुसुप्त, रचयिता को रचिता और सृष्टा को सृष्टा, ठीक है, दृष्टा। उसके बाद है चौराहा में कौन सा समास है। तो देखिए चौराहा दिगु समास है, आपको पता है दिगु समास जिसमें कि गिनतियों की संख्या है, चौराहा, त्राहा, ठीक है। तो और भी कई चीज़ें होती हैं जैसे कि दर्जन, तो दर्जन के मतलब 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अंदर अंदर कहाड़ी में गुड़ पकाने का अर्थ क्या है। तो अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकाने का मंत्र है कि अपने आप चुप चुप काम करना, गुप्त मंत्रण करना। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। तो देखिए किसमें नहीं होता, आपके बहुब्रीहि समास में पद प्रधान नहीं होता, क्योंकि बहुब्रीहि समास का अर्थ ही होता है कि किसी दूसरे के व्याख्या करना, किसी दूसरे का चीज़ के बारे में बताना। जैसे कि भाई हमारे पास पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम जो सॉरी पुरुषोत्तम नहीं, मतलब क्या कहते हैं सर, पीताम्बर, यानी कि पीताम्बर पीला वस्त्र, और जो है पीताम्बर ओढ़ने वाला यानी कि श्री कृष्ण, तो ऐसा हो जाता है। चक्रधर, तो चक्र को धरने वाला यानी कि अर्थात भगवान विष्णु, ठीक है, महे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर किसका भेद है। तो देखिए स्वर वर्ण का भेद है, स्वर किसके अंदर आता है, वर्ण के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार, वर्ण के दो भेद होती हैं, स्वर और व्यंजन, आपको पता है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है तो क्या है सर, अति, क्या है, अति और आचार, ठीक है, अति आचार मतलब किसी आचार की सीमा लगा देना, आचार मतलब कार्य कालकलन, कोई कार्य कर रहे हो आप उसको अति आचार कर देना। क्वेश्चन नंबर 51 है जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए अनुकरण का सिद्धांत, नाम से पता लग गया होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण का सिद्धांत, जब बच्चा टीचर जैसे बोलता है, बच्चा वैसे से बोलता है, तो उसको क्या कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत। जो कि हमारा मोस्टली 1 to 5 PRT लेवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, रिपीटेशन करवाना चीज़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबर पनघट में डूबो रही ताराघाट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें अंबर को पनघट में डूबा होता है, मतलब अंबर को उसने एक व्यक्ति का रूप दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। वैसे तो अंबर नॉर्मली पनघट में नहीं डूब सकता, लेकिन वो बता रहा है कि अंबर को मानो वैसे मानो कि एक मनुष्य है और वो पनघट में डूबने की कोशिश कर रहा है। ऊष्म वर्ण क्या है। तो यह तो आपको पता होगा, श और एक और होता है, ठीक है, उसको हमको याद रखना है, स और है, तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद है मेंढक का तत्सम रूप क्या है। तो देखिए मेंढक का तत्सम रूप था मंडूक, आप लोगों ने देखा होगा ना, कूप मंडूक, कूप मंडूक मतलब कुएं का मेंढक, ठीक है। और इसका एक अर्थ भी बन जाता है कूप मंडूक, एक बहुत बार पूछा हुआ मुहावरा है। कूप मंडूक मतलब क्या होता है, तो अल्प ज्ञानी व्यक्ति, जिसको ज्ञान नहीं है, कुएं का मेंढक, कूप मंडूक, अल्प ज्ञानी व्यक्ति। दिग्गज व्यंजन संधि है, तो मतलब क्या है, दिग प्लस गज, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, व्यंजन संधि है, कई बार आपसे पूछ भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त का विलोम क्या है। तो गुप्त मतलब किसी चीज़ को गुप्त करना, और प्रकट मतलब भेद खोल देना, तो ये इसका उपलब्ध हो जाएगा,
विलोम शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है गांठ का पूरा। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है कि जो आदमी मालदार हो उसको कहते हैं हम गांठ का पूरा, है ना, धनी व्यक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, लक्ष्य का अनिर्थक शब्द क्या है? तो लिखिए लक्ष्य का अनिर्थक शब्द है निशाना और उद्देश्य। क्या है? निशाना और उद्देश्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सुधा। तो सुधा आपको पता है क्या, अमृत को कहते हैं और सुधा पानी को कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का अंधा नाम नैनसुख, तो ये दोबारा आया है और भी हमारे ऑप्शन में भी था। तो आँख का अंधा मतलब नाम नैनसुख क्या है? गुण के विरुद्ध, नाम के विरुद्ध गुण होना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद हमारे इंग्लिश के हैं, अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इंग्लिश को हम पार्ट 2 के लिए लाएंगे। तो 2018 के जितने क्वेश्चन है सारे को सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार की साइकोलॉजी हमारी पूछी जाती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और उसी के बेसिस पे अगर आप तैयारी करते हो तो आपको बिल्कुल सफलता आपके आसान रूप मिलेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा हिंदी के अंदर भी इसने पेडागोजी पूछी थी हिंदी की। तो ध्यान रखना कि पेडागोजी पूछी जाती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे मैथ हो। अभी आगे हम आपको मैथ और साइंस का भी जब करवाएंगे, मैथ साइंस और जीएस सोशल साइंस का सभी का करवाएंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि भाई इसके अंदर तो जो है पेडागोजी भर भर के पूछी जाती है। ठीक है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपने अंत तक देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सपोर्ट करें जिससे कि हमें आगे और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।